हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप? कुंभ 2025 हम लोग बात कर रहे हैं कुंभ मेला की, उसके पीछे की कहानी और कुंभ कहां कहां लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अर्ध कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है। जब तक एक स्टोरी नहीं सुनोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुंभ की। आपको पता है और नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। पता क्या है होना चाहिए कि जो कुंभ है, कुंभ 2025 कहां हो रहा है? प्रयागराज में 2025 पर होता कहां कहां है? 4 जगह। इसके बाद हरिद्वार, उसके बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद नासिक। ठीक है, इन 4 जगहों। सबसे पहले प्रयागराज कहां है? उत्तर प्रदेश। हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड। उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश। नासिक कहां है? महाराष्ट्र। जो एरो भी जा रहा है वो उसी लोकेशन के आसपास जा रहा है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद इसी के आसपास है। उत्तराखंड में हरिद्वार इसके आसपास है, यहां पे उज्जैन है और यहां पे नासिक है। अब आगे पीछे थोड़ा सा मैप खोलोगे तो आपको दिख जाए। तो ये 4, इन 4 जगहों पे कुंभ होता है। कुंभ 2 तरह का होता है, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है महाकुंभ। इन चारों जगहों पे जो कुंभ होता है वो उसमें चारों जगहों पे कॉमन एक कुंभ होता है जिसको कहते हैं महाकुंभ। महाकुंभ हर 12 साल के बाद, 12 इयर्स के बाद रिपीट होता है। दैट इज उसको कहते हैं हम लोग महाकुंभ, जो अभी होने वाला है। और एक होता है अर्ध कुंभ, ये होता है 6 साल पे, 6 इयर्स पे। लेकिन अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। अर्ध कुंभ 2 ही जगह पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार। वैसे इस संक्रांति का मेला हर साल हर जगह लगता है, लेकिन उसको कुंभ नहीं कहते। तो यहां हर 6 साल पे भी अर्ध कुंभ आता है। कुछ फैक्ट्स है, उसको पहले देख लेते हैं। फैक्ट्स ये है कि इसके पहले 2013 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। फिर 2019 यानी 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आया। अब फिर से 12 साल बाद 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इसके पहले हरिद्वार में, राइट। इसके लिए 4 नदियां हैं जहां पे लोग नहाने जाते हैं। प्रयागराज की बात करें तो ये संगम है। अभी गंगा और यमुना का संगम है, सरस्वती नदी यहां नहीं है। हरिद्वार की बात करें तो यहां पे गंगा नदी है। उज्जैन की बात करें तो यहां पे शिप्रा नदी है, जिसको ऐसे क्षिप्रा नदी कहते हैं। क्षिप्रा नदी, शिप्रा नदी। और नासिक की बात करें तो नासिक में गोदावरी। ठीक है, ये 4 नदियों के किनारे ये होता है। दूसरे पेज में हम लोग आते हैं। जब भी कोई ऐसा संगम होता है तो आपको ये सब सीन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ साधु महात्मा पूरा भभूत लेट के बैठे हैं, आराम से मजे में लोग विक्ट्री का साइन दे रहे हैं खुश होके नहा के। और इस तरह से आपको हर जगह भीड़ दिखेगी। तो इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। प्रशासन, इस बार तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो प्रशासन को यहाँ पे बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड हम बात अभी करेंगे। अब सवाल है कि कहानी कुंभ, देखिए ये जो आपको मटका दिख रहा है ये कुछ नहीं है बल्कि यही कुंभ है। कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा, मटका, बर्तन, इसी को कुंभ कहते हैं। कहानी इसके पीछे 2 है, 1, 2। पहले कहानी को, तो पहले कहानी में कुछ चीजें ज्यादा क्लियर नहीं है। पहले कहानी में आपने जरूर सुना होगा, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत कलश निकला।
तो उसमें 2 कलश निकला था, एक विष कलश निकला था जिसको भगवान शिव ने पी के हलाहल विष को अपने कंठ में रखा, जिसके कारण उनको नीलकंठ कहते हैं। और इस गर्मी को शांत करने के लिए उनके शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, फूल पत्ती चढ़ाया जाता है। तो इसी दौरान एक अमृत कलश भी निकला, जिसको लेकर ये राक्षस और ये देवता के बीच में जब ये निकल के कलश आया तो देवता लेके भागने लगे राक्षस को, क्योंकि राक्षस ये एक अमृत कलश का मंथन होना था, बिना समुद्र के मंथन के ये नहीं होता। और समुद्र का नाम है क्षीर सागर और ये बासुकी सांप है। तो हुआ ये कि भगवान से भी नहीं होना था, राक्षस की ताकत भी चाहिए थी, तो उनसे एग्रीमेंट हुआ कि चलो निकलेगा ना अमृत तो हम लोग बांट लेंगे। अमृत तो निकला, लेकिन भगवान तो तेज तरह अमृत लेके भाग गए। तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे उन्होंने देख लिया भगवान का धोखा, तो भगवान के साथ लड़ाई होती है, राक्षसुर असुर के बीच में लड़ाई होती है। और ये लड़ाई 12 दिनों तक चलती है। यही 12 दिन यही 12 दिन इंसानों के लिए 12 साल के बराबर हो गए। तो हुआ ये कि उसी छीना झपटी के दौरान इस अमृत कलश से 4 बूंद नीचे गिरता है। एक बूंद हरिद्वार के गंगा में, दूसरा बूंद नासिक के गोदावरी में, तीसरा बूंद उज्जैन के शिप्रा में और चौथा बूंद इलाहाबाद के संगम में गिर जाता है। इस अमृत के बूंद के गिरने के बाद इसी अमृत के बूंद को जगाने के लिए, उसकी ताकत को जागृत करने के लिए हर 12 साल पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक ये दूसरा यहाँ पे सवाल है, एक और कहानी है। कहानी इसी से मिलता जुलता है। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया भगवान इंद्र और कुछ देवता को, तो वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हो गए, मरने को हो गए। तो भगवान के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास। उन्होंने बोला वो एक ही उपाय है, अमृत निकालना पड़ेगा। बोला कैसे निकलेगा? तो यही सारा प्रोसेस हुआ, अमृत निकला। तो भगवान इंद्र के बेटे थे जिनका नाम है जयंत, तो जयंत साहब मटका लेके भाग गए। तो वही फिर लड़ाई हुई, 12 साल चला, 4 बूंद गिरा। यही कहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ इस तरह का संगम का आयोजन हो रहा है, राइट? यहाँ पे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल सामने आता है। एक तो पहली बात कि यहाँ ये कहा गया है कि क्या यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है कि जब तक कुंभ चलेगा मुसलमानों की एंट्री बैन करनी चाहिए। तो क्या लिटरली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू लॉ हम ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। अभी ख्वाजा साहब का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका दरगाह अजमेर शरीफ में, वहां उर्स चल रहा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम हिंदुओं की एंट्री बैन कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमें फंडामेंटल राइट के रूप में मिला, इसका वायलेशन हो रहा है। और हम कहीं भी घूम सकते हैं, आर्टिकल 19 के तहत हम कहीं भी घूम सकते हैं, घूमने की हमें आजादी है। हाँ, वहां का जो हार्मोनी है, जो पीस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम नहीं रोक, ये एक अलग बात है, लेकिन हम इसको नहीं रोक सकते। अब यहां पर एक चीज और देखिए, आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच है ना। एक है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? ठीक से सुनिए। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि हमें किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए यदि टैक्स लगाया जाता है तो हमें उस टैक्स को नहीं देने का अधिकार है। और यदि कोई सरकार या कोई अथॉरिटी अगर ऐसा कोई टैक्स लगाता है जो किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ाने के लिए है, तो वहां पे अगर कोई नहीं देना चाहता है टैक्स तो वो नहीं दे सकता, वो उसका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 27 में, ठीक है। और उसको लेकर उसको किसी तरह का पनिशमेंट या उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पे एक सवाल आता है कि क्या टैक्स और फी में अंतर है? देखो, टैक्स तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन क्या फी लिया जा सकता है कि नहीं, या इससे रिलेटेड कोई फाइन लिया जा सकता है कि नहीं, फी या फाइन हो सकता है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए इस बात। आर्टिकल 27 जरूर ये कहता है कि आप टैक्स नहीं देंगे। अगर कोई टैक्स मान लो सिर्फ हिंदू रिलीजन के
प्रमोशन के लिए है या इस्लामिक रिलीजन के प्रमोशन के लिए है या उसको बढ़ाने के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए है, तो टैक्स जो नहीं देना चाहे नहीं दे सकता। लेकिन अगर फी की बात होगी तो वो उनको देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो जैसे अभी उर्स चल रहा है, राइट? कहां? तो अजमेर शरीफ। जो उर्स चल रहा है इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं करनी होती है सरकार को, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था और बहुत सारे मेडिकल शिविर लगाया जाता है, उसके अंदर खर्च होता है। इसको लेकर अगर लोकल अथॉरिटी कोई फी लेती है, उस पर्टिकुलर एरिया में आप इन करते हो, उसके लिए अगर लोकल अथॉरिटी उस मेंटेन करने के कारण मेंटेनेंस को लेकर कोई अगर फी इंपोज करता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम दूसरे रिलीजन के हैं तो हम नहीं देंगे। जैसे अभी मान लो मेला है, सरकार बहुत सारी व्यवस्था कर रहा है, लोकल अथॉरिटी बॉडीज भी वहां काम कर रहा है, तो वहां ये लिख दे कि यदि कोई कुंभ के अंदर एंट्री करेगा तो उसको 50 रुपए का फी देना होगा, क्योंकि इसी पैसे से सरकार आगे व्यवस्था भी करती है, लोगों के कपड़े बदलने का, कोई अगर घटना हो जाती है तो फर्स्ट मेडिकल किट वहां होता है, इसके अलावा कई सारी सुविधाएं, पीने का, बाथरूम वाथरूम का। तो अगर इसके लिए सरकार ने फी रखा है या लोकल अथॉरिटी ने फी रखा है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम इस रिलीजन के नहीं है तो हम इसको नहीं देंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट सिर्फ टैक्स तक सीमित है, यानी यदि आपको फी लेने, अगर कोई फी इंपोज किया जाता है और आप वहां जाके उस सुविधा का लाभ उठाते हैं, उस एरिया में जाते हैं, तो आपको वो देना होगा। जैसे कि आप मान लो कि इसके अंदर इन कर दो, नॉन हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी भी कम्युनिटी के हैं, आप कहोगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, तो इसके अंदर जब आप जा रहे हो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। आप उस सुविधा का जो यूज करते हैं उसके लिए पे कर रहे हैं। सरकार जो वहां सुविधा आपके लिए रखता है या व्यवस्था किया है, उसको जो आप वहां पे यूज करेंगे इन करने के बाद, आप उसके लिए फी पे कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, आप व्यवस्था के लिए फी के पे कर रहे हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और तो ये समझ गए कि आपको फी अगर इंपोज किया जाता है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, वो देना पड़ेगा। और दूसरा, किसी कम्युनिटी को या किसी रिलीजन, अदर रिलीजन वाले को इस पर्टिकुलर ऐसे समारोह में रोका जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं रोका जा सकता है। वो अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे। मोहम्मद कैफ ने इसी को लेकर जो यमुना में डुबकी लगा के दिखाया, तो कहीं ना कहीं इसी का एक विरोध था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुंभ को लेकर, आपने समझ लिया, नदी समझ में आ गया, लोकेशन समझ में आ गया, ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गया। तो ये था कुंभ 2025 जो 14, एक और छूट गया क्या? चलिए, ये जो कुंभ की शुरुआत होती है, आई थिंक डिस्कस हमने किया होगा, कुंभ की जो शुरुआत होता है किसी भी कुंभ का, तो वो शुरुआत होता है मकर संक्रांति के दिन से, यानी 14 जनवरी से कुंभ की शुरुआत होती है, मकर संक्रांति, जिसको पौष पूर्णिमा भी कहते हैं, और यहां से 1 महीना तक ये कुंभ चलता है। तो छूटा नहीं, ठीक। तो ये था कुंभ को लेकर और फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।